हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं 21 नवंबर का करंट अफेयर। विद्याश्री एकेडमी में मैं पूजा सिंघई आप सभी का स्वागत करती हूँ। द रूट ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट द फ्रूट इज स्वीट, ये कहा है महान दर्शन शास्त्री एरिस्टोटाइल ने। शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं लेकिन इनका फल बहुत ही मीठा होता है। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर पढ़ने के बाद, इस कठिन परिश्रम के बाद उसका जब फल मिलता है तो वो बहुत ही सकारात्मक और मीठा होता है। तो चलिए चलिए इसी उद्देश्य के साथ पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। 19 नवंबर का दिन है, वो मनाया जाता है वर्ल्ड टॉयलेट डे के रूप में। वर्ल्ड टॉयलेट डे विश्व शौचालय दिवस, स्वच्छता अभियान जिससे आप सभी बखूबी वाकिफ हैं। तो विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को, जिसकी शुरुआत 2013 से हुई थी। वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका उद्देश्य है स्वच्छता को बढ़ावा देना। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से आप सभी परिचित होंगे, सतत विकास लक्ष्य। तो जो सतत विकास लक्ष्य का 6वां गोल है वो कौन सा गोल है? स्वच्छता एवं जल में स्वच्छ जल। तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो भारत को खुले में शौच मुक्त बनाने का उद्देश्य रखा गया, उसमें काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त की है। इस वर्ष की जो थीम रखी गई है, उस थीम है आदृश्य को दृश्य बनाना। आदृश्य को दृश्य बनाना जो भूजल संरक्षण था, तो जल संरक्षण की थीम भी यही रखी गई थी। तो आपको ये याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। फिर 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। देखिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। बोथ डेज आर डिफरेंट, तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है। 13 फरवरी को सरोजनी नायडू जी का जन्मदिन रहता है, उन्हीं की याद में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। फिर स्वच्छता सर्वेक्षण जो आया है, तो उसमें सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड किस स्टेट को मिला है? तो सबसे स्वच्छ राज्य का स्थान प्राप्त किया है प्यारे मध्य प्रदेश ने। और मध्य प्रदेश में सबसे स्वच्छ शहर जो है वो कौन सा है? इंदौर है। इंदौर लगातार स्वच्छता में अपनी रैंक बनाए हुए है, तो इंदौर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। लेकिन याद रखिएगा, ये जो कैटेगरी है ये 1 लाख से अधिक वाली है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में देखा जाता है तो उसमें इंदौर का स्थान है। लेकिन यदि 1 लाख से कम बात करते हैं तो पंचगनी महाराष्ट्र है। तो इसको आपको याद रखना है। फिर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि इंदौर ने कितनी बार इससे पहले स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सेकंड जो न्यूज़ है वो है एशिया टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो एशिया टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली महिला बनी है भारतीय महिला मोनिका बत्रा। इनका नाम आपने सुना होगा, ये बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं टेबल टेनिस की, मोनिका बत्रा। तो ये आपको याद रखना है। फिर 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर हुए? तो 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे बर्मिंघम में, जिसमें जो ध्वजवाहक थी, जब ध्वजवाहक समारोह हुआ था, मतलब जब शुरुआत हुई थी, तब ध्वजवाहक के रूप में बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह ये उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में थे। और जब समापन समारोह हुआ था तो समापन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में कौन थे? शरद कमल। शरद कमल का नाम, यदि आपने पिछला वाला करंट अफेयर पढ़ा है तो आपको याद होगा कि कॉमनवेल्थ 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें सर्वाधिक पदक लाने वाले यदि कोई खिलाड़ी थे तो वो कौन थे? शरद कमल थे। और शरद कमल का और क्या अचीवमेंट है? तो इस बार 2022 का जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला है, तो वो किसे मिला है? वो भी शरद कमल को मिला है, इसलिए इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। फिर नेक्स्ट एक और जो इसका स्टैटिक क्वेश्चन है वो भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है कि थॉमस कप किसने जीता है? तो थॉमस कप पहली बार इंडिया ने जीता है। किसे हरा के जीता है? तो इंडोनेशिया को हरा के जीता है, ये आपको याद रखना है। और उबेर कप किसने जीता है? तो उबेर कप साउथ कोरिया ने जीता है। किसे हरा के जीता है? तो चाइना को हरा के जीता है। तो ये वाला भी आपको याद रखना है। फिर ये दोनों कप किससे रिलेटेड हैं? तो ये बैडमिंटन से रिलेटेड हैं। 2022 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप किसने जीती है? तो 2022 में जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में जो महिला विजेता थी वो थी विनीश फोगाट, और जो पुरुष में विजेता हुए थे वो थे बजरंग पुनिया।
आप सभी इन नामों से बखूबी परिचित होंगे क्योंकि कुश्ती के बहुत ही महान खिलाड़ी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने आगामी चुनाव के लिए भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है राजीव कुमार, उनको अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया है। तो राजीव कुमार जी को नेपाल में इलेक्शन होने वाले हैं, तो एज अ पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है किसने? नेपाल ने। नेपाल की राजधानी क्या है? तो काठमांडू है। और भारत और नेपाल के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो उसका नाम है सूर्य किरण युद्ध अभ्यास। ये भी आपको याद रखना है। फिर निर्वाचन आयोग से कुछ क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? तो निर्वाचन आयोग कब बना था? 25 जनवरी 1950 को। तो 25 जनवरी को कौन सा डे मनाया जाता है? 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। शार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जिसे हम दक्षेस भी बोलते हैं? तो दक्षेस का जो मुख्यालय है वो काठमांडू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना का वार्षिक शो एयर फेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? देखिए, अब ये एयर फेस्ट है, तो एयर फेस्ट का मतलब क्या है कि ये जो एयरफोर्स के प्रति युवाओं की जागरूकता है, युवाओं को अट्रैक्ट करने के लिए ये शो का आयोजन किया गया है, ताकि एयरफोर्स में जो यूथ है वो इंटरेस्ट लेकर आए। तो ये हुआ है नागपुर में। अब नागपुर में क्या फेमस है? नीरी। आपको कमेंट बॉक्स में नीरी का फुल फॉर्म लिखकर बताना है। नीरी का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। फिर कांग्रेस का एक असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को नागपुर अधिवेशन में 1920 में जब हुआ था, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? विजय राघवाचार्य थे। देखिए, इसको अच्छे से समझिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव में नागपुर अधिवेशन जो हुआ था, नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। और 1920 में कौन थे? भारतीय वायुसेना का वार्षिक शो एयर फेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये नागपुर में हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो एयरफोर्स के प्रति युवाओं का रुझान बढ़ाने के लिए हो रहा है। नीरी में और क्या फेमस, नीरी का फुल फॉर्म क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। और नीरी का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो नागपुर में स्थित है। फिर एक और यहाँ पर हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा जाता है कि नागपुर के असहयोग आंदोलन, नागपुर में जो सेशन हुआ था कांग्रेस का 1920 में, आप सभी को पता होगा कि 1920 में जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? विजय राघवाचार्य थे। तो ये आपको याद रखना है। फिर 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक 2022 तक फीफा विश्व कप का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये कतर में किया गया है। कतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको ध्यान से कि कतर में कौन सा होने वाला है? 2022 में फीफा विश्व कप का आयोजन होने वाला है, जो कब से कब तक होगा? 20 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर तक होगा। शुरुआत होनी है इसकी कतर में। और कौन से नंबर का है? तो ये 2022 में हो रहा है, तो 22वें नंबर का है। तो ये आपको याद रहेगा। इसमें कितनी टीमें भाग ले रही हैं? तो 32 टीमें इसमें भाग ले रही हैं। कतर मतलब जो फीफा विश्व कप है, इसकी शुरुआत कब से हुई? तो 1930 से हुई। और इसमें जो फुटबॉल का यूज़ किया जाएगा, तो उस फुटबॉल का नाम क्या है? उस फुटबॉल का नाम है अल रहेला। अल रहेला का मतलब होता है यात्री, याद रखिएगा। और इसका शुभंकर है लाइव, इसको भी याद रखिएगा। शुभंकर का क्या नाम है? लाइव। 2026 में फीफा का आयोजन कहाँ कहाँ पर किया जाएगा? तो 2026 में फीफा होगा अमेरिका में, कनाडा में और मैक्सिको में। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर 2022 में क्या कभी एशिया में फीफा वर्ल्ड कप हुआ है? तो हाँ, 2002 में फीफा एशिया का आयोजन किया गया था, जापान में और साउथ कोरिया ने मिलकर किया था। फिर फुटबॉल फॉर ऑल, ये पहल कहाँ से शुरू हुई है? तो ये उड़ीसा से शुरू हुई है। और अभी जो अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किया गया था, तो वो इंडिया में हुआ था। और इंडिया में 3 स्थान पे हुआ था, उड़ीसा में, गोवा में और मुंबई में। तो ये आपको याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। फिर यदि फुटबॉल का नाम आया है तो सुनील छेत्री, ये नाम जरूर आएगा। सुनील छेत्री जी क्या खेलते हैं? तो ये फुटबॉल खेलते हैं और इनको बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था पुरुष श्रेणी में। और महिलाओं की श्रेणी में बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था मनीषा कल्याण। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं।
फिर अमर सरकार पोर्टल, एक पोर्टल लॉन्च हुआ है जिसका नाम है अमर सरकार पोर्टल। ये कहाँ पर लॉन्च हुआ है? तो ये त्रिपुरा में लॉन्च हुआ है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। और यहाँ के सीएम कौन है? डॉक्टर मानेक शाह। डॉक्टर सीएम मतलब यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? डॉक्टर मानेक शाह। ये अमर सरकार पोर्टल क्या है, इसका यूज़ क्या है? तो जो सरकारी योजनाएं मतलब जो गवर्नमेंट के प्लान्स हैं और जो ऑडियंस मतलब जो जनता है उनके बीच में एज अ पुल की तरह ये काम करेगा अमर सरकार पोर्टल, जिससे सरकारी योजनाओं की जानकारी जनता को मिल सके। फिर एक क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन आया है कि एक जीरो लाइन है, शून्य रेखा सीमा, तो ये किस किस के बीच में है? तो ये बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में है। इसको आप याद रखिएगा कि बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में कौन सी सीमा है? शून्य रेखा सीमा है। फिर अभी आप सभी जानते हैं कि भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है राजीव कुमार। तो जब मैं अगर आपने मेरा निर्वाचन आयोग वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि भारत में एक अध्यक्ष मतलब जो सीईसी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त और इसके अतिरिक्त 2 होते हैं अन्य निर्वाचन आयुक्त। तो नए निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? अरुण गोयल जी की नियुक्ति हुई है। ये एक आईएएस अधिकारी है, अरुण गोयल। तो इनकी नियुक्ति किसके पद पर हुई है? अन्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में हुई है। तो आपको याद रखना है कि वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो राजीव कुमार हैं और अनूप कुमार और अरुण गोयल जो हैं वो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। अब कुछ नई नियुक्तियां याद करते हैं, जैसे नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? सुमन बेरी। बाली यात्रा का संबंध किस राज्य से है? बाली यात्रा का संबंध उड़ीसा से है। याद रखिएगा इसको, बाली यात्रा का संबंध किस राज्य से है? तो उड़ीसा राज्य से बाली यात्रा का संबंध है। फिर ये इसका आयोजन क्यों किया जाता है? तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में संबंधों की प्रगाढ़ता बढ़ाने के लिए बाली यात्रा का आयोजन किया जाता है। ब्लैक पगोड़ा मंदिर उड़ीसा में स्थित है और सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। यह प्रश्न पूछा गया है कि सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने, जो गंग वंश के शासक थे, उन्होंने नागर शैली में कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। और इस मंदिर की क्या विशेषता है कि 100% सोलर एनर्जी से संचालित होने वाला प्रथम मंदिर बना है। फिर बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो बिरसा मुंडा स्टेडियम हॉकी का स्टेडियम है और ये राउरकेला उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी मंडेला फाउंडेशन के द्वारा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो गांधी मंडेला, गांधी मतलब महात्मा गांधी और मंडेला मतलब नेल्सन मंडेला, ये एक फाउंडेशन है जिसने शांति पुरस्कार से दलाई लामा जी को सम्मानित किया है। तिब्बती धर्मगुरु कहे जाते हैं दलाई लामा। 2 बुक्स आपको याद रखनी है। एक दलाई लामा की बुक है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट बुक किसने लिखी है? तो दलाई लामा जी ने लिखी है। और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये बुक किसने लिखी है? नेल्सन मंडेला जी ने लिखी है। तो ये आपको याद रखना है। फिर भारत की यंग प्रोफेशनल स्कीम की शुरुआत किसने की है? आप अभी जानते होंगे कि ब्रिटेन के जो पीएम बने हैं वो कौन बने हैं? ऋषि सुनक। तो ऋषि सुनक जी और मोदी जी के बीच में जब G20 सम्मेलन में जब इनकी मुलाकात हुई तो भारत ने ब्रिटेन के साथ एक यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू की है, जिसमें प्रति वर्ष लगभग 3000 डिग्री धारक जो स्टूडेंट हैं वो 2 वर्ष के लिए इंग्लैंड में जॉब करने के लिए जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी और सकारात्मक पहल है, जिससे ब्रिटेन और भारत के संबंधों में भी सुधार होगा और शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा। ऋषि सुनक की पार्टी कौन सी है? तो इनकी पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी, ये आपको याद रखना है। फिर आज का जो प्रश्न है वो है 2024 में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आप सभी जो भी इस वीडियो को देखें इसका आंसर जरूर दें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।